अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। सैलाब से मुतासरा सूबा पंजाब में माली मसाइल जन्म ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने विफाक की जानिब से 146 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने और सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद से पंजाब को कुछ न देने पर तशवीश का इजहार किया है। यानी ना तो 146 अरब रुपए की इमदाद मिल रही है और ना ही सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदाद आई है वो सूबे को दी जा रही है। मगर हैरान कुन बात यह है कि एक जानिब तो ये सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए पंजाब का खजाना खाली है, तो दूसरी जानिब 3 माह से भी कम अरसे पर मुहित पंजाब की नई हुकूमत की शाखर्चियों के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। 11 हफ्ते कबल वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने वाले चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने आबाई शहर गुजरात के लिए बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के 54 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करा ली है, जबकि बजट में पहले से ही 20 अरब रुपए रखे गए थे। यानी अब वज़ीर आला पंजाब के शहर को 74 अरब रुपए के फंड्स दिए जाएंगे, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही के हलके के लिए 30 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी शामिल है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब के लिए नया जहाज़ खरीदने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले वाला जहाज़ पुराना होने के बाइस फरोख्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला की सिक्योरिटी पर मामूर गाड़ियों के टायरों की तब्दीली के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। साथ ही वज़ीर आला के नए दफ्तर के लिए 42 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की गई है। यही नहीं, वज़ीर आला हाउस सूबाई काबीना के अरकान और प्रोटोकॉल के लिए महंगी तरीन 133 गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं और इसके लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी अफसरान की दफातर की तज़ीन व आराइश पर भी टैक्स जहीद लगान के लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब। एक तरफ तो हसन साहब ये कहा जा रहा है कि विफाक की तरफ से वाजिब अदा 146 अरब रुपए नहीं दिए गए, सैलाब मुतासरीन के लिए जो इमदादी सामान आया था वो नहीं दिया गया, बड़ी मुश्किल है, उनकी मदद कैसे करें। दूसरी तरफ ये शाखर्चियाँ, तो बताइए कि ये सूरत हाल है क्या, और इस सूरत हाल, ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि पंजाब का ख़जाना बिल्कुल खाली है और इनके पास कुछ है ही नहीं सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए? देखिए मसूद साहब, जो भी हुकूमत आती है वो दावे, ऐलानात, बयानात जो करती है उसके बरक्स होते हैं कि जो अमली तौर पर काम होते दिखाई देते हैं। जब ये हुकूमत आई थी, परवेज़ इलाही साहब ने हल्फ लिया था, तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि ख़जाना हमारे पास खाली है और वो फ़ंड हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम वो फ़ंड्स कहाँ पे लगा सकें और पंजाब के हालात को बेहतर बना सकें। उस वक्त भी मुआशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और सैलाब आया, उसके बाद भी सिचुएशन जो है, पंजाब हुकूमत कहती रही ख़जाना खाली है, लेकिन जो इन्होंने गुज़श्ता चंद माह या चंद हफ्तों में जो इन्होंने कारनामे किए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है। अगर बात की जाए तो 133 गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की, जिसकी बाकायदा मंजूरी दी जा चुकी है और ख़ुद उसकी इजलास की सरबराही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने की है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए की ये गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। इसमें फॉर्च्यूनर्स गाड़ियाँ भी हैं जो वज़ीर आला ऑफिस के ज़ेरे इस्तेमाल भी लाई जाएंगी, और डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कि ये प्रोटोकॉल के लिए भी ज़ेरे इस्तेमाल। अच्छा, मैं इस तरफ आता हूँ हसन साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गुजरात के लिए जो 74 अरब रुपए मुख्तस किए गए, यानी 20 अरब तो बजट में थे ही, उसके अलावा मजीद रकम किया भी 74 अरब रुपए हो गए, तो इस कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर ये खर्च होंगे, इसका फैसला हो चुका है? जी बिल्कुल, बाकायदा इस हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे पास मौजूद हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो पंजाब की सूबाई कैबिनेट की इजलास में एजेंडे रखे गए, उसमें बाकायदा मंजूरी दी जाती रही। कैबिनेट बराए फाइनेंस की इजलास से भी मंजूरी ली गई। उसमें अगर देखा जाए तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन, ये 2 अजला हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। गुजरात क्योंकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का ज़िला है और वहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर बेशुमार ऐसे रोड्स हैं जो देहातों को जाने के लिए रास्ते बनाए गए थे, वहाँ पर जो है वो रोड्स बनाए जाएंगे, तमीरो तरक्याती के हवाले से काम किए जाएंगे। और वो प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं जो कई साल से हम ये समझते आ रहे थे कि शायद वो काम नहीं होंगे, हाईवे से रिलेटेड थे या हाउसिंग से रिलेटेड थे, वो काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। यूँ अगर देखा जाए तो इन 2 अजला का तकरीबन 100 अरब रुपए का बजट बनता है जो इन 2 अजला पर लगाया जा रहा है, और इनकी यूटिलाइजेशन सबसे बेहतरीन है। तमाम बाकी अजला से सारा सूबा एक तरफ है और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन पर तमाम फोकस इन 2 अजला पर है। ऐसा ही है
जैसे उस्मान बुज़दार के दौर में सारा फोकस डेरा गाजी खान तौनसा में था, और फिर जब सैलाब आया तो वहां पर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बहाकर ले गया। आज तक उसका ऑडिट नहीं हुआ। अगर ऑडिट हो तो बेशुमार इंकशाफात सामने आ सकते हैं। चलिए ये तो मान लेते हैं कि ये रिवायती तरीक़ाकार है, कभी लाहौर फोकस होता है, कभी उस्मान बुज़दार का जो ज़िला है वो होता है, आज इनका जो इलाका है वो फोकस है। मगर ये जो नया जहाज़ ख़रीदा जा रहा है, गाड़ी के टायर तब्दील करने के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए गए, ये क्या मामला है? और ये महंगी तरीन गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। एक तरफ पैसा नहीं है सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए, दूसरी तरफ ये अखराजात हैं, इनकी क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल ये मौक़िफ़ अपनाया गया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि पहले हमारे पास पुरानी गाड़ियाँ हैं और अफसरान ने फील्ड में जाना होता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए नई गाड़ियाँ हमें ख़रीदनी चाहिए, और उसको मद्देनज़र रखते हुए नई गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। तकरीबन 5 अरब 77 करोड़ रुपए की पुलिस को गाड़ियाँ लेकर दी जा रही हैं। चाहे क्राइम की अगर शरह देखें तो इस टाइम 60% से ज़ायद बढ़ चुकी है। कत्ल व गारत बढ़ गया, लाहौर जैसे शहर में क्राइम बढ़ गया, बड़े बाकी छोटे ज़िला तो बिल्कुल दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद भी महंगी गाड़ियाँ, तकरीबन 5.5 अरब रुपए की महंगी गाड़ियाँ लेकर खरीदने की इजाज़त दी गई है। लाहौर के लिए अगर देखा जाए तो 40 गाड़ियाँ सीएम ऑफिस को दी जाएंगी, जिसमें फॉर्च्यूनर समेत दीगर आम गाड़ियाँ शामिल हैं, और डॉक्यूमेंट्स बताते हैं प्रोटोकॉल के लिए ज़ेर इस्तेमाल में लाई जाएंगी। और हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए, क्योंकि पहला हुकूमत ये समझती है कि उसको तमीर व मरम्मत और दीगर मामलात के लिए काफ़ी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो एक नया जहाज़ जो है वो ख़रीदना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा सीएम ऑफिस की तरफ से महकमा ख़जाना पंजाब को भी ख़त लिखा गया। आज उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया है कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतलात यह है कि सीएम ऑफिस की जानिब से टेलीफोनिक के जरिए आगाह किया गया कि आप इसका तखमीना लगाएं और जितनी जल्दी हो सकता है कैबिनेट से प्रूव कराएं, हम सप्लीमेंट्री ग्रांट से आपको पैसे देने को तैयार हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मसूद रज़ा साहब, वज़ीर आला अनेक्सी की तामीर की जा रही है। वज़ीर आला अनेक्सी ऑलरेडी सीएम ऑफिस में मौजूद है, जिसकी तज़ीन और आइश और तामीर और मुरम्मत के लिए सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इसके बावजूद 40 करोड़ रुपए वहां पर लगाया जा रहा है, और वज़ीर आला का दफ्तर ही कहलाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पंजाब हाउस इस्लामाबाद, जहां पर सरकारी अफसरान, आला हुकूमती ओहदेदार जाकर रिहाइश पजीर होते हैं चंद दिनों के लिए या लंबे अरसे के लिए, तो उसकी तज़ीन और आइश करवाने का फैसला किया गया है। वहाँ पर मार्बल और पॉलिश वगैरह और दीगर वाशरूम जो है वो खूबसूरत बनाए जाएंगे, जिसके लिए 19 करोड़ रुपए के फंड रखे गए हैं और बाकायदा मंजूर कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं हंगामी तौर पर सूबाई तरक्याती इजलास बुलाए गए, जिसमें मंजूरी दी गई, और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट से लिए गए हैं। अगर यही पैसा तालीम, सेहत और दीगर अखराजात पे लगता, दीगर मामलात पे लगता, पंजाब की हालात जो आप सूरत हाल बता रहे हैं हसन साहब, ये सूरत हाल तो मौजूदा सिनेरियो में जहाँ पर ख़जाना खाली होने की बात की जा रही है, जहाँ सैलाब मुतासरीन की मदद मुश्किल हुई है, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल मालूम हो रही है, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल मालूम हो रही है कि ये अखराजात किए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब तो रेगुलर तशरीफ़ लाते हैं लाहौर, वो उस्मान बुज़दार साहब के वक्त भी आते थे, अभी भी आते हैं। ये मखलूत हुकूमत है, ये सीएम ज़रूर परवेज़ इलाही साहब काफ लीग के हैं, लेकिन ये हुकूमत तो पीटीआई की हुकूमत कहलाती है। तो इमरान खान साहब के इल्म में है सारा मामला कि ये क्या हो रहा है। वो तो हमेशा गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो तो बचत की बात करते हैं, वो तो अच्छी लोगों को डिलीवरेंस की बात करते हैं। ये क्या हो रहा है, इनको पता है ये सब कुछ? देखिए, जब पंजाब हाउस में मेंबरान असम्बली को बुलाया गया था, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें मेंबरान असम्बली की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे कि हमारे तरक्याती काम उस तरह से नहीं हो रहे, हमारी तैनातियाँ अफसरान की ऐसे नहीं हो रही, हमारे अजला के डेवलपमेंट पैकेज को कम किया गया है, और ख़ास तौर पे ये भी रखा गया था कि 9 करोड़ 75 लाख रुपए के तितर बटेर और सालम बकरे, सी फूड और आला दर्जे के बेकरी आइटम्स जो हैं उस पर खर्च किए जा रहे हैं वज़ीर आला ऑफिस में। तो यही पैसा अगर हमारे ज़िला पर खर्च कर दिए जाएँ सीवरेज के बेहतरी के लिए, सड़कों की तामीर और बहाली के लिए, तो हमारे मामलात बेहतर हो सकते हैं, हमारी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये कहा था, जो हमारे ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी हुकूमत है, उन्होंने भी कुछ करना है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मियां असलम इकबाल साहब को सीनियर सूबाई वज़ीर तैनात किया था। अब उनके मामलात भी हल करने के लिए इकदाम करने शुरू कर दिए हैं, उनसे भी फरिश्ते ली जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले इजलासों में उनके मामलात भी हल करेंगे। और ये तमाम तर जो पंजाब में शाह खर्चियाँ हो रही हैं या ऑस्टेरिटी कमेटी के नाम पर इकदाम किए जा रहे हैं, वो तमाम तर मामलात इमरान खान साहब के इल्म में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑस्टेरिटी कमेटी में जो जितने भी इकदाम किए उस कमेटी में नहीं ले जाए गए। उस वक्त तक ऑस्टेरिटी कमेटी अनाउंस ही नहीं की गई
जब तक ये तमाम के तमाम इक़दाम कर लिए नहीं गए, क्योंकि जब ये तमाम इक़दाम कर लिए गए उसके बाद ऑस्टेरिटी कमेटी का ऐलान किया गया है और ये तमाम तर मामलात जहाँ पर हुकूमती अफराद जो है तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वहाँ पर इमरान खान साहब जो मेरी इत्तलात है पहले भी मोनस सिलाई के जरिए ये मैसेज दे चुके हैं कि मामलात को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर दुनिया न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे केपी में तालिबान की वापसी की इत्तलात हैं, भत्ता न देने पर हमले हो रहे हैं, सूबाई वज़रा भी अब इस सूरत हाल में महफूज नहीं है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियों के बाद कामयाबी हासिल की और इसे जड़ से उखाड़ फेंका। मगर तशवीश की बात है कि पिछले कुछ माह से खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन सवात में एक मरतबा फिर दहशतगर्द सरगर्म होते जा रहे हैं। अगस्त की इत्तलात जो हमारे सामने हैं, इसमें सवात में अगवा बराए तावान के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं और भत्ता न देने पर हमले किए जा रहे हैं। हत्ता कि इनसे सियासतदान और बिजनेसमैन भी महफूज नहीं हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत का कहना है कि यह वाज़ेह नहीं कि इन कार्रवाइयों में कलअदम टीटीपी के अफराद ही मुलव्विस हैं। दूसरी जानिब पेशावर की बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक पिछले 2 महीनों में बहुत सी कारोबारी शख्सियात को भत्ते की कॉल्स मौसूल हुई हैं। भत्ता न देने के नतीजे में कुछ बिजनेसमैन पर हमले भी हुए हैं। पिछले हफ्ते सवात के शहरियों ने दहशतगर्दी और भत्ताखोरी के खिलाफ हज़ारों अफराद पर मुश्तमिल जुलूस निकाला और पिछले 2 माह में इस नौयत का ये छठा एहतजाज था, जिसमें मुजाहिरीन दहशतगर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर और भत्ताखोरी नामंजूर के नारे लगाते रहे। इन तमाम खदशात पर मोहर सख्त हो गई जब कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आतिफ खान को भी धमकी आमीज़ खत मौसूल हुआ, जिसमें उनसे 80 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कलअदम तहरीक तालिबान की जानिब से न सिर्फ भत्ताखोरी के इस खत को जाली करार दिया गया, बल्कि इसकी तहकीकात कराने के लिए इसके जिम्मेदारों को सज़ा देने के अज़्म का भी इजहार किया गया है। दूसरी जानिब सवात में दहशतगर्दों की बढ़ती सरगर्मियों के हवाले से आज कौमी असम्बली में भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सवात में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो आग हमारे दामन तक भी पहुँच सकती है और हम इन मामलात से लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। दूसरी जानिब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। आज वफाकी वज़ीर माहौलियात शेरी रहमान ने कौमी असम्बली में सवाल उठाया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कहाँ तक पहुँचे हैं, ये आवाम से शेयर करना चाहिए। तशवीश की बात है कि पाकिस्तान में टीटीपी सर उठा रही है। पिछले साल नवंबर में हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान क़याम अमन के लिए जंगबंदी पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था और अभी तक इन मुज़ाकरात के खात्मे का कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान उल्लाह टीपू महसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महसूद साहब आपका वक्त देने के लिए। ये फरमाएँ कि केपी में जो पर्चियाँ मिलने का सिलसिला ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब आतिफ खान को पर्ची मौसूल हुई है जो मुबैना तौर पर तहरीक तालिबान की तरफ से भेजी गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है दहशत की इस लहर को लेकर सूबे में? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल बते के हवाले से वहाँ पे यानी उसमें 2 किस्म के लोग मुलव्वस है। एक तो वो क्रिमिनल एलिमेंट्स जो अब टीटीपी के वापसी के बाद वो इस पूरे सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी शुरू की हुई है। लेकिन टीटीपी के अफराद भी इसमें मुलव्वस है। यानी मेरी कुछ बहुत सीनियर लोगों से जो प्रोविंशियल केपी की जो हुकूमत है उनके, बल्कि मैं अगर कहूँ कि मिनिस्टर लेवल के लोग हैं, उनसे जब बात होती है तो वो भी इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि उनको कॉल्स भी टीटीपी की तरफ से, और वो टीटीपी के कुछ कमांडर थे जिनका वो नाम लेते हैं कि उनकी तरफ से कॉल्स आती है, हमें लेटर्स भी रिसीव होते हैं कि आप लोग बता दो वरना आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बदखोरी का पूरा जो एक वेव है वो खैबर पख्तूनख्वा में है और इसमें सिर्फ ये नहीं कि जो सियासतदान है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर जो वकला हैं वो भी, तो सबको वहाँ पे, बल्कि कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके बारे में भी ये इतलात हैं कि उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो है पूरी वहाँ पे एक लहर आई हुई है बताखोरी की भी, और इसमें जिसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स और टीटीपी के जो लोग हैं तो उसके शवाहिद सामने आ रहे हैं कि वो मुलव्वस हैं। और ये सब सिलसिला यानी शुरू हुआ जब से टीटीपी ने दोबारा सर उठाया
यानी 2020 के बाद टीटीपी जो है वो हर तरीके से मुनज़्ज़म हुई, रीग्रुपिंग उनकी हुई, और जो मौजूदा सरबराह टीटीपी के नूर वली महसूद, तो इसने टीटीपी को, अगर मैं ये कहूँ कि जो 2009-10 वाली पोजीशन है उस पर वापस लेके आया इस पूरी तंजीम को, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि करंटली टीटीपी में तकरीबन 19 के करीब तंजीमें हैं जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से, वो सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा से या कबायली इलाके से, बल्कि बलूचिस्तान से भी है, कराची से भी है लोग, लाहौर से भी है। तो पूरे पाकिस्तान से वो तंजीमें जो टीटीपी के अंदर इन फाइटिंग की वजह से अलग हो गई थी, तो वो दोबारा से टीटीपी में मर्ज हो गई हैं, बल्कि जो पहले वाली टीटीपी थी उससे भी ज़्यादा ग्रुप जो हैं इस यानी अभी टीटीपी में शामिल हैं और उनके साथ मुंसलिक हैं। अशूद साहब, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि खैबर पख्तूनख्वा में MNAs MPs उनको धमकियाँ मिल रही हैं और वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रही हैं? मेरी जो इतलात हैं और बड़ी क्रेडिबल कि बिल्कुल उनको धमकियाँ भी मिल रही है, बल्कि ऐसे MNAs MPAs हैं कि अपने हल्कों में वो नहीं जा सकते। उन्होंने अपने फैमिली को भी मूव किया है पेशावर की तरफ, और पेशावर में उन्होंने घर भी लिए हैं। और बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि कुछ प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने खुद यानी नाम न बताने के शर्त पे उन्होंने कहा है कि हम बता भी दे रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें हल्कों में जाना होता है और वहाँ पर इलेक्शन भी सर पे कर रहे हैं, तो हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल नहीं रही, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें मजबूरन बता देना पड़ता है। और ये सिर्फ यानी पॉलिटिशियन की बात नहीं, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनके बारे में भी इस तरह की इतलात आ रही हैं कि वो भी टीटीपी को या इस तरह की जो जिहादी तंजीम है उनको वो यानी पैसे दे रहे हैं ताकि उनके ऊपर हमले ना हो। तो ये क्या कर रही है KP हुकूमत, जो PTI की वहाँ पर हुकूमत है, अब तो माशाअल्लाह तवील हुकूमत है, और उसके तर्जुमान तो सिर्फ हमें ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कलअदम टीटीपी धड़ों में बटी हुई है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि उनकी तरफ से कॉल्स मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही। तो इनको कोई क्लू इनके पास नहीं है, कोई तहकीकात नहीं कर रहे, कुछ इनके हाथ में नहीं आया अभी तक। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि एक तरफ यानी वफाकी हुकूमत भी और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और फिर सूबाई हुकूमत के एक तरफ वो यानी चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए ये पूरा मसला हल हो, और दूसरी तरफ फिर यानी ग्राउंड पे हालात यकसर मुख्तलिफ है, वहाँ पे हमले भी हो रहे हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स भी जाती हैं। तो उस वजह से सूबाई हुकूमत भी कन्फ्यूज हैं कि एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि इन लोगों को मज़ीद आप इंगेज करें, और मुज़ाकरात अभी भी यानी दोनों जो फ़रीक़ैन है, TTP हो या पाकिस्तानी हुकूमत, उनकी तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। बल्कि अगर मैं सीज़ फायर के हवाले से भी आपको बताऊं कि सीज़ फायर के हवाले से भी दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उन्होंने बाकायदा इसको ख़त्म नहीं किया। हम TTP के लोगों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सीज़ फायर अपनी जगह इंटैक्ट है अभी भी, और हुकूमती जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं, हालांकि दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमले भी हो रहे हैं डेली बेसिस पे। तो ये जो कन्फ्यूजन है और जो ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में TTP को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है और उस पूरे सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसानुल्लाह टीपू महसूद, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद, अपडेट कर रहे थे इस तमाम सूरत हाल पर। यहाँ पर लेंगे एक न्यूज़ ब्रेक, जिसके साथ आप हेडलाइंस जान सकेंगे और फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अवामी मकबूलियत और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में PTI की कामयाबी के साथ इस वक्त मुल्क की सियासत में जिस बात का चर्चा सबसे ज़्यादा है वो PTI और इदारों के दरमियान राज व नियाज की बातें, यानी बैकडोर चैनल डायलॉग है। ये इत्तलात उस वक्त मुसद्दक़ा खबरों में तब्दील हो गई जब 2 रोज़ कबल इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में PTI के इदारों से पसे पर्दा मुज़ाकरात की तायीद की। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ बड़े मायने खेज़ जवाब दिए। कल एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दावा किया कि इमरान खान और उनकी पार्टी अरकान के मुज़ाकरात का उन्हें कुछ इल्म नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान अगले महीने अहम तैनाती से कबल सिर्फ दबाव बढ़ाकर सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के दावों में बज़ाहिर वज़न मालूम होता है, क्योंकि इमरान खान ने परसों मीडिया से गुफ्तगू में इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर कोई दो टोक मौक़िफ़ नहीं दिया था। ताहम इमरान खान ने बैक चैनल मुज़ाकरात का इकरार किया। उनका कहना था कि फ़िलहाल कोई क्लियरिटी नहीं है। ताहम मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ ना होने की वजह बताते हुए इमरान खान का ये कहना था कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि बेशक मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन ये मामला खिंचता चला जाए ताकि PTI का जोर टूट जाए।
दिलचस्प बात यह है कि परसों एक सवाल पर इमरान खान ने नवाज शरीफ की वापसी और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त पर भी हामी भरी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को एनआरओ तो मिल गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ आएँ और मुकाबला करें। अहम बात यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की बैक वक्त 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बावजूद इमरान खान लॉन्ग मार्च की फैसला साजी में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। 25 मई को लॉन्ग मार्च के नताइज के बाद पिछले 5 माह से इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल का महज अल्टीमेटम दे रहे हैं और इस ज़मन में उन्होंने पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं से हलफ भी लिया। ताहम उन्होंने ताहाल लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया। शायद लॉन्ग मार्च की धमकी लॉन्ग मार्च करने की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट से पसे पर्दा रवाबित का तासुर देकर इमरान खान अपने मुखालफिन पर अपनी धाक बिठा रहे हैं। क्या ऐसा ही सूरत हाल है या इससे कुछ मुख्तलिफ? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाकर सज्जाद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, सियासी उमूर से मुताल्लिक़ ज़बरदस्त किस्म की तशरीह करते हैं। बाकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि ख्वाजा आसिफ ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत को इल्म है कि इमरान खान साहब के कहीं मुज़ाकरात हुए हैं और जो भी मामलात हैं वो हुकूमत जानती है। इमरान खान साहब भी इस बात की जो तस्दीक कर रहे हैं कि बैक चैनल राब्ते हैं, उस पर वो किस नहज के हैं, कहाँ तक पहुँचे, इसका भी वो जिक्र करते हैं। तो ये पीटीआई के जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं, इसके हवाले से आप हमें क्या बता सकते हैं? किस लेवल पर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छा, जैसे अब तक की ख़बरें मुख्तलिफ ज़राए से आ चुकी हैं, इमरान खान साहब भी इकरार कर चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इनका तज़किरा किया है। तो एक तो मीटिंग हुई है जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जनरल बाजवा के साथ हुई है, लेकिन इसके अलावा 8 से 10 दीगर मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लेवल्स पर। पीटीआई के लीडर्स की स्टेक होल्डर्स के साथ मुख्तलिफ लेवल्स पर ये बातचीत हुई है। ज़्यादातर जो मुलाकातें हैं वो ईवान सदर में ही हो रही हैं और वहीं से ये सारे का सारा जो बैक चैनल प्रोसेस है वो चल रहा है। लेकिन हम जो मैं इस तरह से कह लूँ कि जो मेरी बातचीत हुई है मुख्तलिफ पीटीआई लीडर्स से और दूसरी तरफ पीएमएलएन से भी बातचीत होती रहती है, मिलिट्री के कुछ लोगों से भी कुछ डिस्कशन जो बैकग्राउंड पे जो हो जाती है, तो मुझे कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है एटलीस्ट कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनकी पोजीशंस जो दोनों साइड से ली हुई हैं, उससे मैं ये अखज़ कर सकता हूँ कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मगर बाकर साहब, जैसा आप फरमा रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही, परसों की जो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, उसमें तो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। इससे पहले वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें जी, अब एनआरओ तो मिल ही गया है, वापस आ जाएँ, मुकाबला करें। दूसरी तरफ आप भी कह रहे हैं कि जी मुलाकातें तो बिल्कुल हुई हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख भी मुसलसल बात तो कर रहे हैं, दे नहीं रहे। तो ये लॉन्ग मार्च की तारीख ना देने में कहाँ पर क्या अमर माने हो सकता है, जबकि वो एक डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ की वापसी पर भी उन्होंने हामी तकरीबन भरी ली है। जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जी वो अब इस हद तक चले गए हैं कि नवाज शरीफ को वापस आकर इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रही थी कि किस तरह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। और पीएमएलएन का ख्याल है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो वो पॉलिटिकली उस तरह से रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते और सही तरह से मुकाबला नहीं कर सकते पीटीआई का। लेकिन जो इमरान साहब का एक जो टॉप एजेंडा है इस वक्त इन मुज़ाकरात में, वो इलेक्शन की डेट लेना है, वो अभी तक इनको नहीं मिल रही। और इमरान साहब जो ये आप बात कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कर रहे हैं, वो इसको एक थ्रेट के तौर पे अभी तक रख रहे हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने और उनके मुख्तलिफ लीडर्स ने मुख्तलिफ बयानात दिए कि जी अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे, हमारा मतलब सब्र नहीं कर सकते अब मज़ीद। वो ये है कि उनको पता है कि लॉन्ग मार्च की लिमिटेशंस क्या है, वो शायद हुकूमत को ना गिरा सकें, वो एक प्रेशर तो कर सकते हैं। तो ये एक वो पता है, वो खेलते हुए एहतियात कर रहे हैं। अभी भी जो उनकी पार्टी की नज़रें हैं वो ये है कि आर्मी कोई डिसाइसिव एक्शन ले, जिसके बाद ताकि ये जो अनसर्टेनिटी की ये सिचुएशन है वो रिजॉल्व हो। मगर अक्टूबर का महीना तो उन्होंने आखिरी करार दे दिया, ये जो बाकी चंद दिन बचे, कुछ दिन बचे, इसी में इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर कॉल देनी है, इसका फिर उन्होंने इजहार किया है। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि वो कौन से नुकात हैं जिस पर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही? आज तो आपने इलेक्शन की तारीख बता दी, इसके अलावा भी कुछ है?
नहीं, बेसिकली तो एक ही नुक्ता है ना कि इनको आप ये जो असेंबली है, करंट असेंबली है, इसको ख़त्म करके इलेक्शन करें। तो इलेक्शन करने का एक तो उसमें जो इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो अमर माने है, वो एक तो जो स्टेक होल्डर्स के अंदर ये जो है कि जो एक सेंस है कि जी ये पार्लियामेंट को अपना जो है जो करंट असेंबली है इसको टेन्योर पूरा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसको पैक करते हैं तो वो एक इमेज जो है, एक परसेप्शन है, वो स्ट्रेंथन होगा कि मिलिट्री जी इंटरफेयर करती है पॉलिटिकल अफेयर्स में। अगरचे इमरान खान साहब को ये नुक्ता नज़र सूट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ जो वो बात जो इमरान साहब जो कर रहे हैं, और मैं वापस उस तरफ आऊँगा कि जी नवाज शरीफ शायद ये सब चीज़ को डिले कर रहा है। जो मेरी PMLN में बातचीत हुई तो वहाँ पर भी जो एक नुक्ता नज़र पाया जाता है कि जो इलेक्शन जो है वो अगले अगस्त से पहले, मतलब जब तक वो पार्लियामेंट की या असेंबली की टेन्योर पूरा नहीं होता उससे पहले नहीं होने, और ये परसेप्शन स्ट्रेंथन हुआ है बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर स्टेक होल्डर्स किसी स्टेज पे इमरान साहब के प्रेशर के आगे आके इस बात पे मान जाती है कि जी इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, तो PMLN उसको रेजिस्ट करेगी, वो इलेक्शंस पे नहीं मानेगी। लेकिन जो मेरे ख्याल में जो सबसे इस वक्त नाजुक सूरत हाल है वो इमरान साहब की है, क्योंकि इमरान ने जो दो चीज़ों पे नैरेटिव बनाया था, एक तो सॉवरेनिटी वाला इशू जो साइफर और गैर मुल्की इंटरफेरेंस था, और दूसरा कि मैं अर्ली इलेक्शंस फोर्स करूँगा। अगर वो इस पे भी कंसीड कर जाते हैं तो उनका जो एक आप समझे कि जो पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई है ये सब की सब फिजल आउट हो जाएगी। तो इमरान साहब के ऊपर भी इस वक्त खासा प्रेशर है कि किसी तरह से इलेक्शन की डेट लें और इलेक्शंस फोर्स करें। नहीं देखिए, एक तो ये बात हो गई साइफर वाला मामला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह, उस पर तो ऑडियोज भी आ गई, सब कुछ आ गया, इमरान खान की मकबूलियत पे फ़र्क नहीं पड़ा, बाई इलेक्शन हुए फिर उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब इमरान खान साहब के पास वक्त भी थोड़ा है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, आरिफ अलवी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने उसका जिक्र भी किया था कि बातचीत हो रही है, तो वो किस लेवल की बातचीत थी, कहाँ हो रही थी, उसमें कोई ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पाया, इसके हवाले से आप अगर हमें कुछ बता सकें। जी, वो तो जो आप आरिफ अलवी साहब की बातचीत की कर रहे हैं, वो तो आप समझे कि जिसको हम आम ज़बान में ये मतलब मुनासिब तो नहीं होता ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना है कि समिट लेवल मीटिंग थी। PTI की टॉप लीडरशिप, चेयरमैन की डायरेक्ट आर्मी चीफ के साथ मुलाकात, तो अब उससे ज़्यादा अब हायर लेवल तो हो नहीं सकता था। मैं कह रहा था कि उस मीटिंग के अलावा भी 8-10 मीटिंग प्रेसिडेंसी अरेंज कर चुकी है जहाँ पे डिटेल्स डिस्कस हो। लेकिन जो एक चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, और ये मेरी एक आप समझ लें कि मैं इन्फर कर रहा हूँ कोई ये किस्सा की चीज़ वहाँ से जो गुफ्तगू लोगों से मैंने सुनी है, कि स्टेक होल्डर्स एक ख़ास एक एंगल से इमरान साहब को देख रही है। अभी वो जो है वो उस एंगल में कोई तब्दीली नहीं आई। ख़ास तौर पे ये जुलाई के इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो अभी हमने बाई इलेक्शंस में देखे, वो इमरान साहब को उसी ख़ास जाविये से देख रही है और वहीं से वो उनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उनको ग्राउंड रियलिटी को रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त जो है मुल्क में काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन हो चुकी है नए इलेक्शंस के लिए, और ये जो एक तनाव की सूरत हाल है वो उसको रिजॉल्व करने का एक ही रास्ता है कि फ्रेश इलेक्शंस करा दिए जाएं। ठीक, और जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि अगर इमरान खान साहब कोई फैसला नहीं करते तो उनकी मकबूलियत फिजल आउट भी हो सकती है, उनको सियासी इसका नुकसान हो सकता है। हुकूमत PDM की अगर वो इलेक्शन का ऐलान करती है तो उसको उसका नुकसान होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त मकबूलियत इमरान खान साहब की है। तो ये फरमाएं कि इस तनाजुर में इमरान खान साहब कह चुके हैं मैं अक्टूबर में ही अब डेट दूंगा, तो इमरान खान साहब के पास तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो डेट दे दें। अगर वो डेट दे देते तो फिर क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है फिर? मुझे नहीं लगता कि इमरान साहब इस स्टेज पर भी कोई डेट देंगे जब तक उनको कोई वाज़े प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी। लेकिन उन पे यकीनन इस वक्त जो प्रेशर है और वो कोई अब इस पे वो कोई डिसाइसिव अब एक्शन उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि लंबा वो अब ये खेल नहीं सकते। लोग उनसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि नवंबर में चीज़ें दूसरी तरफ भी प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगी जो चेंज ऑफ कमांड की है। तो अब ये जो टाइम जो है ना, जो आपकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एक तरह से कह लें कि इस जो अनसर्टेनिटी कम होती जा रही है। सर आखिर में मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा, आपको लग रहा है कि ये मामला
एहतजाज की सूरत इख्तियार करेगा या बातचीत से भी ये मामला हल हो सकता है? इसकी इम्कानात अभी मौजूद हैं? एहतजाज का मैं डाउट करता हूँ कि जी एहतजाज के ज़रिए मसला हल हो सकता है, और अगर एहतजाज के ज़रिए हो सकता तो इमरान खान साहब अभी जो हालिया नताइज हैं इसके साथ ही मेरा ख्याल में जो जिस रात को ये जो नताइज इतने हौसला अफजा आए थे PTI के लिए, वो फ़ौरन से डेट का ऐलान कर देते। लेकिन वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि शायद एहतजाज के साथ हुकूमत को गिराना मुश्किल होगा, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ वो बातचीत के ज़रिए इस मसले को रिजॉल्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब बाकर सज्जाद साहब। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ने मजीद 6 नशिस्तें जीतनी। पहले से वो एक नशिस्त पर मेंबर कौमी असम्बली हैं, तो 7 नशिस्तें उनके पास हैं। अब उन्हें 6 नशिस्तें 1 माह के अंदर खाली करनी होंगी। आगे क्या होगा, कवानीन क्या हैं, रूल्स क्या हैं, किस तरह से ये मामला आगे चलेगा, ये एक साइकिल की तरह चलता रहेगा कि इलेक्शन होते रहेंगे, लोग इलेक्ट होते रहेंगे और वो इस्तीफे देते रहेंगे, या इसके सामने कोई बंद भी बांधा जाएगा? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अवामी मकबूलियत के 7वें आसमान पर पहुंचने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया और 7 में से 6 नशिस्तों पर वाज़ेह मार्जिन से कामयाबी के बाद उन्होंने नया इंतखाबी रिकॉर्ड बनाया। इमरान खान ने सियासी मुखालफिन को चौंका दिया और मुक़तदिर हल्कों को अपनी मकबूलियत का यकीन दिला दिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की कामयाबी PTI में वन मैन शो साबित हुई। इस वक्त इमरान खान, जो पहले ही NA 95 मियांवाली से एक नशिस्त रखते हैं, वो रुकने कौमी असम्बली हैं। क्योंकि इस नशिस्त पर ताहाल उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ है, अब कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में मजीद 6 नशिस्तें जीतने के बाद ना तो बैक वक्त 7 नशिस्तें अपने पास रख सकते हैं और ना इन नशिस्तों को अपने किसी पार्टी रुकन को मुंतकिल करके पार्लिमानी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मुरवजा इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक मुख्तलिफ सीटों पर इलेक्शन जीतने वाला कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक नशिस्त अपने पास रख सकता है और इंतखाबी कामयाबी के 1 माह के अंदर एक के अलावा बाकी तमाम नशिस्तों से दस्तबरदार होना पड़ता है। शायद यही वजह है कि ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने के 72 घंटे बाद तक इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई के इस ज़माने में हालिया ज़िमनी इंतखाबात पर सरकारी अखराजात का तखमीना तकरीबन 80 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है, जिसमें इंतखाबी सामान, बमें, स्टेशनरीज, ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टाफ की तरबियत और इंतखाबी अमले का मुआवजा शामिल है। जबकि कमोबेश इतने ही अखराजात उम्मीदवार की जानिब से भी किए जाते हैं, जिसमें हफ्तों पहले से इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन कैंप ऑफिस और तशहीरी अखराजात और वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए और कारकुनों को खाना खिलाने के लिए पैसे के अखराजात शामिल हैं। गोया कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और इमरान खान की 6 नशिस्तों पर तकरीबन 60 करोड़ रुपए सरकारी अखराजात और इतनी ही रकम PTI के फंड से खर्च हुई और नतीजा सिफर रहा। हैरानकुन बात है कि लोगों ने यह भी परवाह नहीं की कि इमरान खान जीतने के बाद भी कौमी असम्बली नहीं जाएंगे, लेकिन कराची से खैबर तक अवाम ने उन पर एतमाद का इजहार किया। अब बाज़ लोग इमरान खान की कौमी असम्बली की मजमूई 7 नशिस्तों के मामले को चौधरी निसार और की पंजाब असम्बली की जो नशिस्त थी चौधरी निसार की, उससे या इसाक डार की सेनेट की नशिस्त से जोड़ रहे हैं और कहते हैं कि दोनों अरकान ने बरसों रुकनीत का हल्फ नहीं उठाया और उनकी नशिस्त भी बरकरार रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वहाँ मामला सिर्फ एक नशिस्त का था, जबकि इमरान खान ने बैक वक्त 7 नशिस्तें रोक रखी हैं, इसलिए उन्हें 30 रोज़ में 6 नशिस्तें खाली करना होंगी, जिन पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होगा और इंतखाबी कवानीन के तहत कामयाब नशिस्त छोड़ने वाला उम्मीदवार यानी इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में दोबारा उम्मीदवार भी नहीं बन सकेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडाट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अहमद बिलाल महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब मियांवाली से पहले ही मुंतखब हैं और उसके बाद उन्होंने 6 नशिस्तों में मज़ीद कामयाबी हासिल कर ली, मजमूई तौर पर 7 नशिस्तें अब उनके पास हैं। तो ये 7 की 7 नशिस्तें जो उन्होंने हासिल कर ली, तो कोई ऐसे कवानीन हमारे पास मौजूद नहीं है कि एक शख्स को, कोई भी शख्स हो पाकिस्तानी जो इलेक्शन लड़ रहा हो, उसको महदूद किया जा सकता हो कि भाई आप इतनी जगह से आप इंतखाबात लड़ सकते हैं, ये नहीं कि लामहदूद आपके पास ऑप्शंस मौजूद हों।
जी बहुत शुक्रिया मसूद, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो कवानीन हैं उनके अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के कई मुल्कों में ये पाबंदियां हैं, मसलन बरतानिया जहाँ का निज़ाम हमने अपने मुल्क में राइज किया हुआ है, वहाँ पे एक ही नशिस्त पे आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। ख़ुद हमारे हमसाए हिंदुस्तान में सिर्फ 2 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा सकता है मैक्सिमम। बांग्लादेश में 3 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, इसकी ज़रूरत है, हम इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं। गैर मुल्की मुबस्सर जो हमारे इंतखाबात को ऑब्ज़र्व करने आते हैं, मसलन लास्ट टाइम यूरोपियन यूनियन का वफ़द आया था, उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में स्ट्रांगली ये बात कही थी कि आपको ये रिफ़ॉर्म करनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया। तो हमारे यहाँ तो ये लामहदूद ही है कोई आदमी, और इस दफ़ा इमरान खान साहब ने जितनी नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है, इसके बाद शायद ये सोच पैदा हो कि इससे हमारे वसाइल का कितना ज़िया हो रहा है, तो अब शायद कोई कानून साजी की तरफ तवज्जो दी जाए। अच्छा, ये भी फरमाइएगा कि ये जो अब 7 नशिस्तें इमरान खान साहब के पास हैं, इसमें से 1 नशिस्त उनके पास रहेगी, बाकी 6 से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो ये दस्तबरदारी का फैसला इमरान खान साहब खुद करेंगे या ये कोई और करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा? ये इस सूरत में क्या होगा? जी 30 दिन के अंदर फॉर्चुनेटली हमारे जो आइन है उसके आर्टिकल 223 के ज़ैली शिक 2 के अंदर बड़ी वजाहत के साथ ये बात लिखी हुई है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इसमें कोई अभाम नहीं है। उसमें सूरत यह है कि अगर 30 दिन के अंदर ये उम्मीदवार के इख्तियार में है कि वो ये फ़ैसला कर ले वो किस नशिस्त को अपने पास रखना चाहता है और किन नशिस्तों को छोड़ना चाहता है। लेकिन इलेक्शन के नोटिफिकेशन के 30 दिन के बाद अगर 30 दिन गुजर जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली उनमें से एक नशिस्त के अलावा बाकी नशिस्तें खाली हो जाएंगी। अब वो कौन सी एक नशिस्त होगी, ये भी उस आर्टिकल के अंदर सराहत कर दी गई है कि वो नशिस्त जिसमें उन्होंने आखिर में इलेक्शन लड़ा होगा वो नशिस्त रह जाएगी और बाकी खाली हो जाएंगी। अब अगर एक से ज़्यादा नशिस्तों पे बैक वक्त वो मुंतखब हुए हैं, जैसे कि ये सूरत हाल है, तो फिर क्या होगा वो भी वाजे कर दिया गया है कि जिस नशिस्त पे उन्होंने सबसे आखिर में अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए होंगे वो नशिस्त बाकी रहेगी और बाकी उन्हें छोड़नी पड़ेंगी या वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो बड़ा वाजे है। 30 दिन के बाद 7 में से 6 नशिस्तें खाली हो जाएंगी, 1 नशिस्त उनके पास रहेगी। उस पर चाहें तो एक ये हमारा सुकम मौजूद है कि वो हल्फ ना उठाएँ तो वो नशिस्त कायम रही चलती चली जाएगी, इल्ला ये कि अब हमारे यहाँ कोई कानून साजी हो जाए। लेकिन अगर नहीं होगी तो वो नशिस्त उनके पास रहेगी, बाकी नशिस्तों के ऊपर फिर दोबारा अगले 60 दिन के अंदर इंतखाबात कराने होंगे। यानी मियाँ वाली की नशिस्त भी उनकी चली जाएगी, जिस पर आखिरी उन्होंने नॉमिनेशन जमा कराएं वो होगी। अच्छा सर, जो नशिस्तें खाली होंगी इन पर अब कितने दिन में इलेक्शन कराने होंगे? 60 दिन के अंदर। वो भी एक हमारे आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और वो इलेक्शन कमीशन फिर उसकी डेट मुकर्रर करेगा नहीं 60 दिनों के अंदर अंदर। यानी ये 30 दिन का टाइम आपने बताया कि 30 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को फैसला करना है, वरना खुद ब खुद हो जाएगा। और तो ये जो 60 दिन का टाइम है ये इसके अंदर शामिल है या ये इसके अलावा है? नहीं, ये उसके बाद जिस दिन ये नशिस्तें खाली होंगी उसी दिन से फिर ये 60 दिन का पीरियड शुरू होगा। यानी आज से यूँ समझ लें कि 90 दिन का टाइम है जिसमें वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, और ये लाजमी है कि 90 दिन में हो जाए क्योंकि अभी कौमी असम्बली में मज़ीद इस्तीफ़े मौजूद हैं जिनको अभी कबूल नहीं किया गया है, और उन पर जब वो कबूल होंगे फिर इलेक्शन होंगे, तो जो नशिस्त खाली होगी 60 दिन में आपको इलेक्शन कराना है, ये लाजमी है। जी हाँ, आइन के मुताबिक ये लाजमी है, अगरचे कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि गैर मामूली हालात में वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है। जैसे आपको याद होगा जनरल इलेक्शन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी तो उस ज़माने में जिस पीरियड के अंदर इलेक्शन कराना था उससे आगे जाना पड़ा था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। अब भी ऐसी अगर कोई सूरत खुदा न खास्ता पैदा हो तो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है, लेकिन गैर मामूली सूरत हाल में ऐसा हो सकता है। मामूल की सूरत हाल में या कोई मामूली प्रॉब्लम हो तो उस सूरत पे ऐसा नहीं हो सकता। जी बिलाल महबूब साहब, बड़ी सराहत के साथ आपने कवानीन के हवाले से हमें बता दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मामला कि ये जो 7 नशिस्तें इमरान खान साहब के पास हैं, 6 नशिस्तें फिर दोबारा से खाली होंगी, 20 करोड़ रुपए एक पर खर्च आता है।
तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। और फिर इसी तनाजुर में देखें कि 123 इस्तीफे दिए गए थे, सिर्फ 11 कबूल किए गए, फिर ये एक सियासी मामला बन गया। आपकी नज़र में ये सियासी इशू है या ये इंतज़ामी इशू है? अब मज़ीद इस मामले को किस तरह से हुकूमत को हैंडल करना चाहिए? देखिए, ये दो अलग मामले हैं। जो पहली बात आपने फरमाई थी कि ये जो इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए, वो भी एक बड़ी मशकूक सी सूरत हाल है, क्योंकि 123 इस्तीफ़े दिए गए हों और उनमें से 11 को कबूल कर लिया जाए और उसकी कोई ठोस वजह ना हो, उसका कोई क्राइटेरिया ना हो, तो ये बहुत एक मशकूक सी बात लगती है और बहुत अफसोसनाक बात लगती है। उसका कोई क्राइटेरिया और वजह और कोई उसका बुनियाद होनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने फरमाई है, मैं समझता हूँ कि वो लेजिस्लेटिव और सियासी मामला है। ये पहला मामला भी कानूनी है और सियासी भी है कि स्पीकर साहब को इख्तियार होता है कि वो ये इस्तीफ़े कबूल कर लें, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी इख्तियार किसी बग़ैर किसी हद व क़यूद के तो नहीं होता, उसकी कोई ना कोई रीज़न तो देनी पड़ती है, उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। लेकिन वो एक सियासी और कानूनी मामला है और उसका मामला हमारी अदालतों ने वापस ये इख्तियार स्पीकर साहब के हवाले कर दिया था, लेकिन वो इस फैसले से पहले की बात है। अब अगर ये इलेक्शन हो जाता है तो अब सूरत हाल क्या होगी, ये फिर मेरे ख्याल अदालतों को फिर से देखना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी बात है आपने फरमाई है, वो मैं समझता हूँ कि खालिस्तान सियासी मामला है और लेजिस्लेटिव मामला है, और इसमें हमारे जो कानून साज इदारे हैं उनसे गफलत हुई है। मेरे ख्याल में उनको इस बारे में कानून साजी कर लेनी चाहिए थी और जितनी नशिस्तों के ऊपर बैक वक्त कोई इलेक्शन लड़ सकता है उसको महदूद कर देना चाहिए था, क्योंकि ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। आपने अभी तखमीना बताया कि 9-10 करोड़ रुपए तो उस हुकूमत का लग जाता है, यानी टैक्स पेयर्स का लग 20 जाता करोड़ है रुपए, और फिर उम्मीदवार का अलग लगता है जी। तो वो जितने भी पैसे लगेंगे वो टैक्स पेयर्स के पैसे होंगे, जो बहुत ज़्यादती की बात है, क्योंकि एक उम्मीदवार की अपनी प्रेफरेंस है। अब या तो ये कर दिया जाए कि इसको एक के अलावा नशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ने की या तो इजाज़त ही ना हो, और अगर इजाज़त हो तो फिर उस सूरत में हो कि उसके अखराजात का जो तखमीना है वो लगा के बता दिया जाए, फिर उम्मीदवार वो उसके अखराजात खुद अदा करे। ऐसा नहीं हो सकता कि टैक्स पेयर्स उसकी इस ख्वाहिश की तकमील में वो पैसे खर्च करते रहें और वो उम्मीदवार बार बार इलेक्शन लड़ता रहे और पैसे ज़ाया होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्तान के नश्तर अस्पताल की, जहाँ लाशें मिलने का मामला अब तक हल नहीं हो सका है और 56 लाशों की अब तक तदफीन की जा चुकी है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। अस्पताल मसीहाई के घर तस्वुर किए जाते हैं जहां मरीजों की जान बचाई जाती है और जाँ बहक होने वाले लावारिस मरीजों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन मुल्तान के नश्तर अस्पताल की छत से खुले आसमान तले बेगोरो कफन दर्जनों सूख्ता और गली सड़ी लावारिस लाशें मिलने के बाद वाक़े ने हर ज़ई शऊर को दहला दिया है। सोशल मीडिया पर जारी फुटेज और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बास लाशों को चरिंद परिंद और हशरातुल अर्ज़ ने नोच रखा था, जिसके बाइस ताफुन भी फैला हुआ था। हस्ब रिवायत नश्तर अस्पताल की इंतज़ामिया ने मामले को दबाने की कोशिश की और कहा कि सिर्फ 2-4 लाशें हैं जिन्हें मेडिकल के तलबा की ट्रेनिंग के लिए छत पर रखा गया है। लेकिन इंसानी लाश की बेहुरमती और एक गैर इंसानी फेल मीडिया के तवज्जुह से इतना फैला कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक पटिशन पर मामले का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तहक़ीक़ाती कमेटी कायम की और आज कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों ने इन लावारिस लाशों की शिनाख्त के हवाले से शकूक व शुबात और चुपते हुए सवालात किए, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। नश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों और इंसानी जिस्म के आज़ा की तादाद 56 बताई जाती है। पुलिस ने एक फलाही इदारे की मुआवनत से तमाम लाशों और आज़ा की तदफीन कर दी है। इस अलमनाक वाक़े की तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस बात से सरफ नज़र कर लें कि ये लावारिस लाशें किन लोगों की हैं। इसके बावजूद कई सवालात हैं जो अरबाब इख्तियार से जवाब मांगते हैं। क्या हमारे मुल्क में लावारिस लाशों की तजहीज़ व तकफीन और आखिरी रसूमात का कोई कानून नहीं है? क्या हमारे मेडिकल के तलबा को तजुर्बात के लिए प्लास्टिक की हड्डियों और इंसानी ढांचों की दस्तयाबी मुमकिन नहीं है? अगर इन लावारिस लाशों पर तजुर्बात भी किए गए तो क्या बाक़ियात की तदफीन किसी का इखलाक़ी या कानूनी फ़र्ज़ नहीं है? या डॉक्टर्स की जिम्मेदारियों में तिब्बी इखलाकियात पोस्टमार्टम के कवायद व ज़वाबित शामिल नहीं होते?
क्या ये लावारिस लाशें आज़ा और हड्डियों के गैर कानूनी धंधे में तो इस्तेमाल नहीं हो रही थीं? क्या मुर्दा इंसानों के आज़ा की मुजरिमाना खरीदो फरोख्त में कोई मुनज़्ज़म माफिया या गिरोह तो मुलविस नहीं है? 3 डॉक्टर्स, 3 मुलाजिम, 2 थानों के SHOs की मअतली इंसानी जो बेहुरमती है, ये इसका इजाला करने के लिए काफ़ी है? ये तमाम सवालात हैं जो अरबाब इख्तियार को देने होंगे। बहरहाल इस तमाम वाक़े की हम तफसीलात मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम नासिर साहब, नुमाइंदा हैं दुनिया न्यूज़ के मुल्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, ये बात तो तय हो गई कि अब तक की जो इत्तलात हैं कि 56 लाशें तो वहाँ से मिली हैं निश्तर अस्पताल की छत से। क्या इससे ज़्यादा अभी तादाद है या यही तादाद है? इस हवाले से बताएं। और फिर इनकी जो लाशें वहाँ से मिली हैं, इनके शिनाख्त के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और जी बिल्कुल, 56 तो जो मिली थी उनकी तदफीन कर दी गई है। मज़ीद भी कहा जा रहा है कि चंद लाशें यहाँ पर मौजूद हैं नामालूम लावारिस अफराद की, और उनको जो है वो तदफीन उनकी जल्द अज जल्द जो है वो कर दी जाएगी। ये 12 अक्टूबर को जो है शिकायत मिली थी कि जो वज़ीर आला पंजाब के मशीर हैं उन्हें कि यहाँ पर गैर इंसानी जो है वो रवैया और चीज़ें हो रही हैं और इंसानियत की तजलील हो रही है। जो लाशें हैं लावारिस, उन्हें जो है वो छत पर फेंका जा रहा है, जिस पर मशीर वज़ीर आला ने दौरा किया तो उन्होंने देखा कि वैसे जो शिकायत जैसे मिली थी वो बिल्कुल ठीक थी, और जो लाशें थी वो खुले आसमान तले पड़ी हुई थी और चरिंद परिंद उन्हें जो है वो खा रहे थे, और कुछ जो लाशें थी वो लावारिस वो कमरों में मौजूद थी, और जिस पर जो है वो फौरी तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने एक्शन लिया, और सेक्रेटरी जो थे हेल्थ जनूबी पंजाब उन्होंने जो है वो 6 रुकनी कमेटी बनाई, और 6 रुकनी कमेटी के बाद जो तहकीकात उसमें सामने आई थी उसमें इब्तदाई तौर पर यही सामने आया था कि मुख्तलिफ जो थानों की पुलिस है मुल्तान के, उन थानों की पुलिस जो है वो इन लावारिस लाशों को लेके तो आई, लेकिन वो वापस लेके नहीं गई। SOPs ये थे कि 28 दिन बाद जो है अगर वो लेकर नहीं गए, वो ये बताइए, थाने की पुलिस अगर ये इब्तदाई मालूमात ये हैं वो लेकर नहीं गए, तो अस्पताल के पास क्या कोई ऐसा निज़ाम मौजूद नहीं है? क्या वहाँ पर कोई NGOs नहीं है? क्या कोई ऐसा सरकारी निज़ाम मौजूद नहीं है कि लावारिस लाशों की भी तदफीन होती हो, की जा सकती हो? हस्पताल इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ आया था कि ये जो काम है ये हमारा नहीं है, बल्कि जो है वो पुलिस का काम है। पुलिस लेके आती है तो पुलिस ही जो है वो इनकी तदफीन करे, आखिरी रसूमात करे, और जो कुछ करना है वो सारा का सारा पुलिस ने करना है। हस्पताल इंतज़ामिया ने ये कहकर जो है वो अपने से जिम्मेदारी हटा दी कि हमने जो है वो 2 मरासले लिखे थे CPO मुल्तान को कि ये जो लाशें यहाँ पर पड़ी हुई हैं इनको आकर जिन जिन थानों की पुलिस दे के गई थी ये आकर वापस ले जाएँ, लेकिन पुलिस नहीं लेके गई। और उनका ये भी कहना था कि इस तमाम के तमाम वाक़े से जो है वो महकमा दाखिला पंजाब और जो महकमा हेल्थ पंजाब है वो भी। वसीम साहब, ये बात तो साबित हो गई ना कि कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है इन लाशों के हवाले से, तो ये अस्पताल इंतज़ामिया की भी नॉलेज में है, ज़िले इंतज़ामिया की नॉलेज में भी है, पुलिस की नॉलेज में भी है। अब मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से सिलसिला जारी था, कब से ये लाशें लाई जा रही थी कि 56 लाशें अभी जमा हो गई हैं और मज़ीद भी आप कह रहे हैं कुछ लाशें वहाँ मौजूद हैं? ये बड़ा पुराना सिलसिला है। अब जो लाशें ये जो 56 दफनाई हैं उनमें से जो है वो कुछ लाशें मार्च में लाई गई थी, कुछ लाशें जो है इसी जो साल है उसके शुरू में लाई गई थी, फरवरी में लाई गई थी, और कुछ लाशें हैं इससे भी पुरानी हैं और वो पूरा साल आती रही यहाँ पर। और जो हस्पताल इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि उन्हें हम सर्द खाने में नहीं रख सकते और उनको जो डिकम्पोजिशन का अमल शुरू होता है तो इस वजह से हम उन्हें छत पर जो है वो कमरे बनाए हुए हैं वहाँ रखते हैं। लेकिन वो भी जो है वो फुटेज ने दिखाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल जो लाशें जो हैं वो बाहर पड़ी हुई थी छत पर और खुले आसमान तरे, और उनको जानवर वगैरह वो खा रहे थे। अस्पताल इंतज़ामिया ने ये कहा कि जी डिकम्पोजिशन हो जाती है, उन्हें ना तो सर्द खानों में रख सकते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी थी, पुलिस नहीं लेके गई तो फिर उनको हम छत पे रख देते हैं। तो छत पे रखने के बाद जो है वो जो उसमें से हड्डियां निकल आती हैं, जो बोन्स निकलती हैं, उनको जो है वसीम साहब ये बताइए कि जो तदफीन की गई है तो इनके कोई DNA सैंपल्स वगैरह लिए गए हैं? इनकी शनाख्त के लिए क्या किया जा रहा है? इनके लवाहिकीन की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा? जब ये सारी चीज़ें जब सामने आई और मीडिया पे खलबली मची कि ये सारा कुछ निश्तर अस्पताल में हो रहा है, तो उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत भी हरकत में आई और पंजाब हुकूमत ने जो है वो सख्ती से हिदायत की कि जितनी भी जो लाशें यहाँ पर मौजूद थी उनके DNA टेस्ट किए जाए। तो फिर फोरेंसिक वाले आए, उन्होंने जो है वो इन तमाम की तमाम जो 56 लाशें हैं उनका जो है वो DNA टेस्ट किया। DNA टेस्ट के बाद एक नंबरिंग जो है वो दी गई है। नंबरिंग के बाद जो है वो उनकी मुख्तलिफ जो मुल्तान के कब्रस्तान है उनमें तदफीन की गई है और ये भी कहा
गया है कि अगर कोई गुमशुदा अफराद, जिनके लोग गुमशुदा अफराद हैं, वो जो है वो पंजाब हुकूमत से रब्ता करके और DNA अगर मिलते हैं तो वो उससे वो अपने प्यारों को ढूंढ सकते हैं, अपने जो प्यारों के जो बाकियात हैं उनको वापस ले जा सकते हैं। ये सब हुआ जब तमाम की तमाम जो है खबरें चली और उसके बाद जो है वो ये ठीक है, यानी आप बता रहे हैं फॉरेंसिक इनका हो रहा है और इनकी हिलजुल हुई। शिनाख्त हो जाएगी। ये जो अमल हुआ ये पहली मर्तबा हुआ है, यानी ये कुछ अरसे में आप साल 1.5 साल में कह लें या चंद महीनों में पहली मर्तबा हुआ है, ये मामूल का अमल है, ये होता इसी तरह से यहाँ पर? ये अब नहीं बल्कि हमेशा से जो निश्तर अस्पताल में इसी तरह होता रहा है। आज से कुछ साल पहले भी इसी तरह आया, मीडिया जो है वो गया, उसने बताया कि छत पर लाशें पड़ी हुई हैं और बेगौरो कफन है और तजलील हो रही है इंसानियत की। तो इंतज़ामिया ने ये किया कि जो मीडिया का जो दाखिला है उस तक रसाई जो है वो महदूद कर ली। अगर कोई मीडिया वाला नज़र आता तो उसको भी जो है वो रोक देते थे, छत पर जो है वो ताला लगा देते थे लाश रखने के बाद और वहाँ तक वो उस मीडिया वाले को नहीं जाने देते थे। अब 3 से 4 साल पहले भी इसी तरह का मामला उजागर किया गया कि निश्तर अस्पताल में इसी तरह हो रहा है। जो भी लावारिस लाशें आ रही हैं उनकी तदफीन की बजाय उन्हें छत पर फेंक दिया जाता है और उनको जो है उसके बाद उनमें से जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उन्हें जो है वो तिबी जो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया वसीम नासिर साहब मुल्तान से हमारे साथ मौजूद। इंसानियत सोज इस तरह मामला जिसको सुन के भी इंसान कांप उठे, लेकिन ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ये मामूल का अमल था। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।